ओशो का वर्क, ओशो का काम किस तरीके से चलना चाहिए, इसका रोड मैप ओशो के जीते जी जो 30-35 साल ओशो ने जिस तरीके से सब कुछ किया वो सबके सामने था। हर काम, चाहे उनके प्रवचन हो, चाहे उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने का हो, चाहे ध्यान का हो, लोगों को ध्यान की तरफ आकर्षित करने का हो, लोगों को ध्यान में उतरने के लिए प्रेरणा और प्रेरित करने का हो, और उनके कार्य में जुड़े हुए सारे लोगों का खान पान रहना या जैसी भी ज़िंदगी है, तो स्पष्ट है कि ओशो कैसे सब चीज़ों को कर रहे थे। शुरुआत कहाँ से की, कैसे गांव-गांव घूम के प्रवचन देने लगे, शिविर लेने लगे, फिर एक जगह रह के लोगों से बातें करने लगे, फिर अमेरिका गए, और फिर इस सारे के बीच में जो लोग ओशो के काम से जुड़े रहे उन सब की कैसे उनने व्यवस्थाएं की, चाहे रहने की हो, खाने पीने की, दवाई की या पॉकेट मनी की, और सब की, और एक सम्मान की। अब ये कुछ छुपी हुई बात नहीं है। और ओशो के देश से जाने के बाद ये व्यवस्था स्वतः आगे चल सकती थी, ऐसी कोई बड़ी अड़चन तो कुछ भी नहीं थी। ओशो अपने वर्क को उस स्थिति में छोड़ के गए थे जहाँ से वो स्वतः कई सालों तक चलता रहता। इतनी पावर तो उसमें वो लगा गए थे। लेकिन उन बातों को ध्यान में रखने के कि ओशो ने काम को कैसे किया, अलग अलग तरीके के मन चले। अब जैसे कि ओशो ने ओशो के जीते जी 4 उत्सव होते थे, तो अब वैसे तो मित्रों का आना जाना लगा ही रहता था, लेकिन उत्सव के बहाने एक माहौल बन जाता, काफ़ी लोग आते, तो हर उत्सव के महीने 2 महीने 3 महीने से तैयारियां शुरू हो जाती। फिर उत्सव होता, फिर उत्सव के जाने के बाद में उसके एक माहौल बना रहता, एक ऊर्जा बनी रहती। एक उत्सव के जाने के बाद धीरे धीरे जब चीज़ें थोड़ी सी सेटल होने लगती तो फिर दूसरे शिविर की ऊर्जा आ जाती थी। अभी आप देखो कि मानसून फेस्टिवल में पूना में आए ना लोग भाई, फिर कलाकार आते थे, भारत के दुनिया के बड़े बड़े कलाकार क्यों में लगे रहते थे कि वो आश्रम में या रिजॉर्ट में आके अपना प्रोग्राम दे। हरिप्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा, जसराज जी, कितने अद्भुत अद्भुत लोगों को हमने सामने सुना, सब उत्कृष्ट आ रहे थे ना, और कोई पैसे नहीं ले रहे थे, सिर्फ उनके साजिंदों के पैसे देने पड़ते थे। अब सामान्यतया ओशो के शुरू से जो काम ओशो ने किया उसमें ज़्यादातर काम सन्यासियों से करवाया। एक आत्मनिर्भर समाज उनने बनाया, हर काम सन्यासी करते थे, और ये ओशो के शरीर में रहते पूरे जीवन काल में ऐसा ही हुआ। आश्रम का सारा काम सन्यासी करते थे, चाहे वो चौकीदारी हो, चाहे वो साफ सफाई हो, चाहे वो सब्जियां काटना हो, खाना बनाना हो, ऑडियो वीडियो हो, किताबें हो, जो कुछ भी। कौन सा काम था जो बाहर से करवाया जाता था? यस, अमेरिका से आने के बाद कुछ थोड़े
बाहरी कामों के लिए थोड़े से बाहर के मजदूरों को या लोगों को बुलाया गया था। वो एक तरीके से कह सकते हैं कि नॉमिनल थे, थोड़े से प्लम्बर थे, इलेक्ट्रिशियन थे, थोड़े से किचन में इधर से उधर मदद करने वाले थे, थोड़े से कंस्ट्रक्शन के छोटे मोटे काम। बाकी मेन काम तो सन्यासियों ने किया, हमेशा ना है। और यही ओशो की अंतर्दृष्टि रही। अब मैं अपना उदाहरण दूं। एक सन्यासी कैसे काम करता है। मैं ओशो टाइम्स के लिए लिखता भी था, ओशो टाइम्स के प्रिंटिंग वगैरह का, उसके प्रमोशन का, उनका भी ध्यान रखता था। रिजॉर्ट के 50 विभागों के स्टेशनरी को प्रिंट करवाना, बुक्स को कभी आ जाए तो उसको करना, प्रिंटर से मिलना, ये जो बड़े बड़े होर्डिंग्स बनते थे वो सब करवाना। कितने ही काम होते थे, उनकी डिजाइनिंग होती थी, अलग अलग प्रिंटर आते थे, उनसे हमारे बातचीत होती थी किससे कितना काम करवाना। फिर हम तो 24 घंटे वहाँ थे। कभी रात को साइबर कैफे में कोई नहीं आया तो वहाँ पहुँच गए, रात को कुछ सामान आ गया उतरवाना तो हम वहाँ भी पहुँच गए, कोई वीआईपी आ गए तो हम उनको भी टूर दे आए। फिर कई काम ऐसे थे जो कि योग्यता की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि अनुवाद करना। अब ओशो का अनुवाद आसान नहीं है, कठिन है, क्योंकि ओशो हिंदी में भी बोले, इंग्लिश में भी बोले, और ओशो बोले हैं, उसका अनुवाद करना, क्योंकि वो एक प्रवाह है, वो बड़े काव्यात्मक बोलते हैं। अब अगर हिंदी से अंग्रेजी करते हुए ऐसे शब्द ले लिए जो ओशो नहीं बोलते तो पढ़ने वाले को खटकेगा, और अंग्रेजी से हिंदी करते हुए ऐसे शब्द डाल दिए जो ओशो नहीं उपयोग करते हैं तो भी खटकेगा। और वो अगर प्रवाह, मैंने देखे बाहर के महंगे महंगे अनुवाद जब मैं देखता था तो वो बिल्कुल पत्थर जैसे होते थे, उनको जरा भी पता नहीं कि ओशो का क्या ढंग है बोलने का। फिर दूसरा, एक ओशो के प्रेम में भरा हुआ व्यक्ति, उनके प्रति श्रद्धा से भरा हुआ व्यक्ति, जिसका रोम रोम ओशो के आशीर्वादों से झंकृत है, वो काम करेगा तो उसके काम में निश्चित एक निखार आएगा, एक पूरी ही अलग उसकी क्वालिटी होगी। मुझे आज भी याद है कि कुछ महीने मैंने रिजॉर्ट में झाड़ू लगाई थी। ये जो मेन रास्ते हैं संगमरमर के, वो झाड़ू लगाता था। तो सुबह 5 बजे उठ के मैं झाड़ू लगाने आता था। अब जब आते थे तो क्योंकि इतने पेड़ सारे हैं तो सारे पेड़ के पत्ते ढेरों पड़े होते, वो सारों को मैं झाड़ू लगाता, कांच जैसा शक। और जब मैं उस सफाई को देखता तो ऐसा मेरे भीतर कुछ साफ हो जाता। अब ये एक प्रक्रिया है, ये ध्यान है, सिर्फ ध्यान विधि ही नहीं है, रोज कार्य करते हुए अपने पे वर्क करना। कुछ महीने मैंने किचन में काम किया, हॉट ड्रिंक्स बनाए। अब वो दौर था जब लोग भी 1000, 2000, 3000 आ जाते थे, तो हॉट ड्रिंक्स एक बार में ही 300-400 लीटर का हॉट ड्रिंक्स बनता था। हर्ब्स की टी बनती, चाय बनती, कॉफ़ी बनती, वो सारे, और बड़े बड़े गैस थे। तब ये इलेक्ट्रॉनिक ऐसे सिस्टम नहीं थे, और उन बड़े बड़े गैस के भट्टों के बीच में बड़े बड़े बर्तन में बड़े से उससे हिलाने, और पसीने में तो बस आप कल्पना नहीं कर सकते। और वो भी मुझे सुबह 4 बजे आके शुरू करना पड़ता था, क्योंकि 7 बजे तो चक्री ध्यान के बाद मरियम खुल जाता था, तब मरियम खुलता था। तो पर मैं उस वक्त यस कुछ ही वजह से एक किसी बच्चे में बड़ी पीड़ा में था। तो वो जो वर्क मैंने किया, 7 बजे के पहले सारे हॉट ड्रिंक्स बना के, वो जो एक पहले गाड़ी होती थी उस पर जाके मरियम में जाके बड़ी बड़ी अपनी टंकियाँ
चाय की, दूध की और सबके हॉट ड्रिंक्स की उतारना। पहली बार जब मैंने हॉट ड्रिंक्स बनाई, कुछ दिनों तो सीखना होता है हेल्पर की तरह, पहली बार जब इंडिपेंडेंट मैंने बनाई तो मैं वहाँ मरियम में, वो जो जहाँ सर्व होता था वो एरिया बड़ा था, ऊंचा था थोड़ा, और जहाँ नीचे सब बैठ के बड़े से उसमें अपनी अपनी टेबलों पे लोग खाते पीते थे। तो 500-700 1000 लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, हंसियाँ चल रही है, ठहाके चल रहे, सब कुछ चल रहा है, सबकी टेबलों पे सबके हाथों में हॉट ड्रिंक्स। वो मोमेंट मेरे लिए जो था, जब मैंने सबको हर्षित, आनंदित और खुश होके हॉट ड्रिंक्स को पीते देखा। अब किसी को पता नहीं था कि ये मैंने बनाया, मुझे पता था ना भाई कि मेरे बनाए हुए हॉट ड्रिंक्स को इतने सारे मित्र देश भर और दुनिया भर से आए हुए आनंद ले रहे। मैं उस मोमेंट में जिस रोम रोम से आनंद से गुजरा हूं, मैंने भी एक मेरा हॉट ड्रिंक लिया और एक टेबल पे बैठ गया, चाय की चुस्की लेते हुए मित्रों की तरफ देखा, ये मैंने बनाया है। कितने ही ऐसे अनुभव होते थे। अब मान लो कि ओशो का कोई प्रवचन अनुवाद किया, अब पहले तो ओशो का टेक्स्ट ढूंढना किसी विषय में, क्योंकि समसामयिक विषयों पे ओशो की बातों को लेके आते थे। फिर उसके बाद में आप रोमांचित हो जाते हो, खुश हो जाते हो, हर्षित हो जाते हो, वाह ओशो ने क्या बातें बोली। फिर उसका अनुवाद करना, और जब वो ओशो टाइम्स में प्रिंट हो गया फिर उसको पढ़ना डिजाइनिंग के साथ पत्रिका में, या अपना कोई भी लिखा हुआ या इंटरव्यू या कुछ भी, या क्योंकि पूरी मैगजीन के बनने की एक प्रक्रिया से जुड़े रहते थे, उसकी डिजाइनिंग होती थी, टेक्स्ट होते थे, उसके कॉलम होते थे, फिर वो प्रिंटिंग के लिए जाती थी, बॉम्बे जाता था टाटा प्रेस में, जब वो प्रिंट होने वाली होती थी तो उसका सारा काम देखना होता था, और जब वो प्रिंट होके मैगजीन आती थी और पूरे देश में या दुनिया में वो फैलती थी। ऐसे कितने ही अनुभवों से कितने ही लोग दुनिया भर से आके गुजर रहे थे, और ऐसे सारे अनुभवों से इतने अनगिनत लोग पूरे साल गुजरते होते। वो एक इतना अनूठा आध्यात्मिक कार्य था जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कितने ही कामों के बारे में जो हम लोगों ने किए और उनके जो हमने अद्भुत अनुभव हुए, उस पर तो मैं घंटों बोल सकता हूँ। और मेरे जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों लोग पूरी दुनिया से उस प्रक्रिया से सतत गुजर रहे थे। एक माहौल बना हुआ था ऊर्जा का, उत्सव का, ध्यान का, ओशो के प्रेम का, दीवानगी का, शून्य का। तो बाहर से लोग आते थे, वो भी देखते थे, अरे यार गजब। हम विजिटर टूर होते थे बाहर। विजिटर टूर ओशो ने पहले दिन से पूना में शुरू किए थे, तो ये जो पूना दर्शन की बसें आती थी वो भी वहाँ के रुकती थी, और भी कई लोग जो ओशो के बारे में सुन के आते थे। उसमें से कितने ही लोग बड़े ओशो से प्रभावित होके जाते थे, किताबें खरीदते, ऑडियो वीडियो खरीदते, काफी कुछ होता था। रोज के सैकड़ों लोग, 12 महीने, सालों साल विजिटर बंद करा दिए गए। असल में ये बन ने उस प्रवाह को पूरी तरीके से बंद कर दिया। न लोगों के लिए
हम जिस प्रक्रिया से गुजरे, अनुभव से गुजरे, आने वाली पीढ़ियों के लिए वो उपलब्ध ही नहीं रहे। फिर एक से एक लोग चारों तरफ दिखाई देते थे। कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती थी जो मन होता था कि किसी से बात करें, तो कोई मनीषा है, सुन्यो है, आनंदो है, राबिया है, मुक्ता है, या एक से एक अनूठे लोग, उनसे थोड़ी बातचीत कर लेते थे। एक से एक थेरेपिस्ट आते थे, उनसे हम अपना शेयर कर लेते थे। ध्यान कर लेते थे, ग्रुप्स कर लेते थे। एक मानवता के इतने अनूठे प्रयोग और हम लोगों ने आंखों से उसको देखा और अनुभव किया, और ओशो के देश से जाने के बाद भी वैसा का वैसा अनुभव किया। और मैं भरोसे से कह सकता हूं कि जैसी ओशो व्यवस्था बना के गए थे, तो वो सैकड़ों सालों तक वो अनुभव रहे। ओशो ने कहा ना कि मेरी जगह एक ऊर्जा कुंड बन जाएगा, और जो भी नया से नया व्यक्ति भी आएगा उस ऊर्जा कुंड में डूबेगा, डुबकी लेगा, और वो मेरे संदेश से नहा जाएगा। ये होना ही था, होना ही चाहिए। और अगर ये सब होता तो पैसा तो पानी की तरह आता था वहां पे। पैसे की कोई कमी ओशो के काम में कभी भी नहीं हो सकती थी। ओशो ने एक बार कहा ना कि पैसा मेरे पीछे चलता, वो पैसे चलता ही रहता। हमने पैसों की तंगी ओशो के काम में कभी नहीं देखी। अरे यार, अमेरिका में जाके 125 वर्ग माइल के अंदर एक शहर बना दिया और वहाँ कमी नहीं हुई, तो एक 17 कोरेगांव पार्क के कुछ एक सैकड़ा ज़मीन पे कहाँ कमी आ जाएगी। अगर कमियां आई है, अगर वो अद्भुत अनुभव वैसा नहीं रहा है, विचार तो किया ही जाना चाहिए। राबिया न्यूयॉर्क में क्यों देह छोड़ती है, मुक्ता ऑस्ट्रिया में क्यों छोड़ती है, सरदार चंडीगढ़ में क्यों छोड़ता है, और पता नहीं संतोष कहाँ छोड़ेगा। विचार किया जाना चाहिए। मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा, विचार, सिर्फ और विचार की बात कर रहा हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आर्थिक मदद करिए। कुछ आर्थिक अच्छी मदद हो जाएगी तो थोड़ा सेहत का और ध्यान रख लूँगा। अभी मुझे डॉक्टरों से और मिलना है। अभी कुछ जो रिपोर्ट आई है मेरे किडनी पेनल टेस्ट की, उसमें कुछ मुझे अभी फिर से नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना है, और मुझे नहीं पता आगे क्या क्या होना है। थोड़ा सा मामला जोखिम भरा भी तो है।